बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था आप लोगों को वो अच्छी तरह समझ में आया? कोई दिक्कत आई? नो सर, समझ में आ गया। समझ में आया, ठीक। तो बच्चों उस पर बेस्ड ना क्वेश्चंस मैंने ड्रॉ किया है। 11th क्लास वाले टीचर नॉर्मली कम पूछते हैं या नहीं के बराबर पूछते हैं, लेकिन किसी कंपटीशन के लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो वो पूछे जाते हैं। मैंने अभी आउट ऑफ वे जाके वो बता जरूर दिया है। आप लोगों के पास तैयारी कर रहे होंगे तो किताबें होंगी, तो आपको सवाल मिल गए होंगे पेपर में। ऐसा किसी ने देखा? हेलो, नो सर। अभी नहीं देखा? तो यार एक बार देख लेना अपना, ठीक है ना कार्तिक? एक बार देख लोगे, सवाल मिलेंगे आपको इस पर बेस्ड, और वो बहुत आसान सवाल है। मतलब कंसेप्ट अगर समझ में आया तो ऐसे ही करिएगा, आसानी से हो जाएंगे। फॉर्मूला याद करने के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए। आज हम आगे बढ़ते हैं, कन्वेक्शन पे बात करते हैं। कन्वेक्शन पे कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करना है तो, लेकिन अब सिलेबस का पार्ट है, कंडक्शन पे किया है तो कन्वेक्शन पे भी करना चाहिए। तो कन्वेक्शन का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल है उनको एनर्जी मिलती है तो एज अ होल पूरा मॉलिक्यूल मूव कर जाता है। क्या ऐसा सॉलिड में हो रहा था? नो सर। सॉलिड में अगर वो इंसुलेटर है तो जो आयन बचे हैं या मॉलिक्यूल वो बहुत भारी हैं तो वो अपनी जगह पर मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। और अगर वो कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैक्सिमम ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं है कि कंडक्टर में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही एनर्जी का फ्लो होता होगा। अगर बहुत गर्म करोगे तो उसके मॉलिक्यूल भी टकराएंगे ना आपस में, लेकिन उनका योगदान का जो परसेंटेज है काफी कम है, मैक्सिमम परसेंटेज फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन सॉलिड का जो शेप है नॉर्मली वो बदलता नहीं है जब तक वो सॉलिड स्टेट में है। और ये इसलिए होता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इतने स्ट्रांग होते हैं कि शेप और साइज में ज्यादा बदलाव नहीं होता। लिक्विड के मामले में बच्चों आप मानेंगे कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स है वो ज्यादा टाइट नहीं होता। वरना आप पानी कैसे डालते जग से गिलास में? अगर मॉलिक्यूल टाइटली बंधे होते तो आप देखते हैं कि ग्रेविटी अपने आप में बड़ा फर्क डाल देती है। भाई एक बड़े बर्तन में से अगर आप छोटे गिलास में पानी डालते हैं तो ग्रेविटी का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है बच्चों? यस सर। तो ग्रेविटी जैसा बहुत कमजोर फोर्स मैंने आपको शुरुआत में एक बार बताया था, मैं रिकॉल कराता हूं। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर कंपेयर किया जाए तो बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स लगभग इतना ज्यादा पावरफुल होता है, इस रेंज में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इलेक्ट्रिक झटका लगता है, करंट झटका जिसको हम बोलते हैं। क्या आपको कभी ग्रेविटेशनल झटका लगा? नो सर। हाँ, तो मतलब काफी वीक फोर्स हुआ ना। यस सर। मैंने ग्रेविटी के बारे में कई बार आपको डिटेल में चीजें समझाई हैं कि ग्रेविटी बहुत महत्वपूर्ण फोर्स है, बहुत पावरफुल है, वो सब चीजें हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ग्रेविटी इतना है कि लिक्विड मॉलिक्यूल अगर कहीं पर है तो मॉलिक्यूल जो है बड़े बर्तन से छोटे नीचे को आ जाएगा फटाफट। तो मॉलिक्यूल अपना शेप और साइज दोनों लिक्विड में मेंटेन नहीं कर पाते। सॉरी, साइज मेंटेन कर लेते हैं, शेप मेंटेन नहीं कर पाते। साइज मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब 2 लीटर पानी है तो दूसरे बर्तन में भी 2 ही लीटर होगा। हाँ, शेप बदल सकती है। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। केवल ग्रेविटी जैसा कमजोर फोर्स भी जो है मॉलिक्यूल को पोजीशन बदलने पे मजबूर कर देता है। और इसमें एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है कन्वेक्शन में वो मॉलिक्यूल के एक्चुअल मोशन से होता है। तो अगर आप किसी बर्तन में पानी भरें और उसे चूल्हे पे चढ़ा दें तो सबसे नीचे के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी, तो ऑब्वियस है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर को जाएंगे। और अगर वो सब ऊपर को जाएंगे तो जो मॉलिक्यूल ऊपर है वो उस जगह को भरने के लिए नीचे को आएंगे।
तो इस तरह से ऊपर नीचे चलते रहेगा और थोड़ी देर में पूरा पानी गर्म हो जाएगा। मैंने ये भी बताया था कि अगर आप इसको पानी गर्म करने वाली जो रॉड होती है उससे गर्म कर रहे हैं अगर, तो नॉर्मली ये स्थिति आती है कि पानी इतने में कन्वेक्शन करंट फ्लो होती है। हाँ, बहुत देर तक गर्म कर देंगे तो एनर्जी ज्यादा टेम्परेचर से कम की ओर जा रही है तो धीरे धीरे इस पे भी जाएगी। लेकिन अगर हल्का गर्म किया है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि नीचे का पानी उतना गर्म ना हो। तो कन्वेक्शन करंट किस तरह से काम करती है, कैसे फ्लो होती है, अगर ये समझ में आ गया है तो इसको लिख लें फिर अब। यस सर। लिखिए, कन्वेक्शन इज द प्रोसेस in which thermal energy get transferred by actual movement of, ऐसे लिखना सही रहेगा, by actual movement of the material particles और ये मूवमेंट जो होता है हमेशा हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन की ओर होता है, फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू अ लोअर टेम्परेचर रीजन। Thus, there is a convection current in the fluid। कन्वेक्शन करंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठंडा गर्म के बीच का movement। ठीक है। कन्वेक्शन बच्चों दो तरह का होता है, नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन। अच्छा आप ये बताइए, हम लोग कई बार पंखा चला देते हैं तो ये कैसा कन्वेक्शन हुआ? फोर्स कन्वेक्शन। वो फोर्स कन्वेक्शन हो जाता है। नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन मेरे ख्याल से समझ में आता होगा, इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको कई तो मालूम है, कई पे पहले भी बात हुई है, एक आध बार फिर ये बात करा देते हैं। लैंड एंड सी ब्रिजेज, हाँ जी, ऐसा समुद्र से हवा जमीन की ओर, जमीन से समुद्र की ओर हवाएं चलती हैं या नहीं? तो जमीन गर्म हो जाएगी बच्चों जिस समय, तो उस समय क्या होता होगा? सोचिए ये लैंड है और यहां से पानी वाला समुद्र वाला रीजन है। गर्मी पड़ी तो जमीन पर बहुत तेजी से ये गर्म हो जाता है। पानी की स्पेसिफिक हीट हमने पढ़ा है, ज्यादा है, आसानी से गर्म नहीं होता। दूसरा, समुद्र में ना ठंडा गर्म करंट बहती रहती है बहुत सारी, पानी एक जगह रुका नहीं रहता, चलता रहता है। तो जिस पर अभी सनलाइट पड़ी वो आगे बढ़ी है, तो इसको गर्म करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जमीन को गर्म करना आसान है। तो थोड़ी देर में क्या हो जाता है, गर्मी की वजह से, गर्मी के दिनों में ये गर्म हवा एकदम ऊपर उठ जाती है। इस स्पेस को घेरने के लिए यहाँ से समुद्र से हवाएं आती हैं। मानसून का जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी यही है।
और सी कोस्ट के किनारे है, जो कोस्टल एरिया है, वहां के बारे में सोचिए कि उन जगहों पर हमेशा दोपहर के बाद जो हवा चलती होगी वो समुद्र से जमीन की ओर चलनी चाहिए गर्मियों में। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, इस तरह की चलनी चाहिए। जाड़े में क्या होता है, अब आप समझिए, जाड़े में ठंडा जब होगा तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही, जमीन पे ज्यादा ठंडा हो जाता है, पानी उतना ठंडा नहीं हो पाता जितनी जमीन ठंडी हो जाती है, तो हवा कंडेंस होकर नीचे बैठ जाती है। उसके मुकाबले तो टेम्परेचर यही जो ज्यादा होता है, तो यही जो हवा जो थोड़ी ऊपर उठेगी, ये तो नहीं उठेगी। तो जाड़ों में हवा कहाँ से कहाँ को चलनी शुरू हो जाएगी? लैंड से सी में। अच्छा बच्चों, इनमें बारिश वाला कौन सी हवा हुई? ये 1 वाली या 2 वाली? सर 1 वाली। 1 वाली। तो इसमें बारिश होती है। तो हमारे देश में मानसून का कंसेप्ट यही है। और ये यही नहीं बच्चों, भारत के मानसून पर जो सबसे बड़ा असर पड़ता है वो साउथ अमेरिका, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एक देश है और उसका नाम है पेरू। नाम सुना है? यस सर। पेरू की कैपिटल लीमा है। ये Yes, sir. बड़ी रिसर्च है कि पेरू के पास, क्योंकि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं बच्चों, साउथ अमेरिका में भी स्पेन का बड़ा कब्जा रहा है लंबे समय तक। तो स्पेन के कब्जे की वजह से यहाँ अभी भी बड़े हिस्से में स्पेनिश बोली जाती। तो बच्चों यहाँ पर 2 शब्द आते हैं, अल नीनो और ला नीनो। ऐसे शब्द सुने हैं किसी ने? Yes, sir. इनका मीनिंग मालूम है? Sir, Western disturbance. हाँ, नहीं वो ठीक है, वेस्टर्न है। अल नीनो बॉयज के लिए आता है नाम, और ला नीनो गर्ल के लिए नाम आता है, लड़की के लिए नाम आता है। ये नाम रख दिए गए हैं। जिस साल अल नीनो का प्रभाव ज्यादा होगा उस साल बारिश ज्यादा होगी। जिस साल ला नीनो का प्रभाव होगा उस साल सूखा ज्यादा पड़ेगा। जनरल मानसून थ्योरी में तो पेरू पर कभी मानसून पर कोई अच्छा सा लेक्चर आप YouTube पे देखिएगा, आपको कहानी समझ में आएगी अल नीनो और ला नीनो की। जैसे हम ये मान रहे हैं कि इस साल काफी बारिश हो रही है, अभी फिर बारिश होने की संभावना है 2-3 दिन में हमारे यहाँ, तो लगातार अभी भी बारिश हो रही है, तो ये मान के चलिए कि इस साल अल नीनो इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। तो नेक्स्ट ईयर उल्टा भी हो सकता है कि सूखा पड़ने की स्थिति ना आ जाए। तो जब आप समुद्र से जमीन की ओर हवाएं चलेंगी तो जाहिर सी बात है मॉइस्चर लेके आएंगी तो बरसेंगी, तो बारिश होगी। लेकिन जिस पेज में आप हवाएं जो है जमीन से समुद्र की ओर चल रही है, उस पेज में बारिश कहाँ हो पाएगी? सूखा पड़ेगा। और उसको ला नीनो कहते हैं। तो मैं केवल अभी कन्वेक्शन करंट पे फोकस कर रहा हूँ। मानसून अपने आप में एक जबरदस्त टॉपिक है, कभी उसे यूट्यूब पे बहुत अच्छे लेक्चर हैं, आप सुनिए और पढ़िएगा। बाकी जितना आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया गया है वरना वो भी पर्याप्त है। तो मानसून अपने आप में एक बात हो गई। दूसरा, आप किचन में एग्जॉस्ट फैन लगवाते हैं? Yes, sir. यस सर। एग्जॉस्ट फैन कहाँ लगाते हैं हम किचन में, ऊपर या नीचे? सर ऊपर। Sir, ऊपर. अगर नीचे लगाए तो, माना फर्स्ट के किनारे पे लगा दिया कहीं नीचे एग्जॉस्ट फैन, तो क्या होगा सोचिए? Sir, तो जितना भी गैसेस जो भी होंगी सर वो ऊपर चली जाएंगी जो. मतलब वो कोई समझदारी का काम नहीं है। जब गर्म हवा जो गैसेज है हम उसको बाहर, वेपर है उसको बाहर फेंकना चाह रहे हैं, तो बाहर फेंकना चाह रहे हैं, वो तो ऊपर उठ ही रही है, तो बेहतर है कि ऊपर ही लगाया जाए ताकि वो सीधे बाहर निकल जाए। क्लियर है ना? यस। Yes, sir. हाँ। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आया होगा कि कन्वेक्शन क्यों जरूरी है, और कन्वेक्शन की मदद से कई चीजें होती हैं। मानसून, ट्रेड विंड, समुद्र में जितने भी सी करेंट्स होती हैं वो भी कन्वेक्शन है।
इवन हमारी बॉडी का जो थर्मोस्टेटिक बिहेवियर है, थर्मोस्टेटिक का मतलब होता है जहां थर्मो मतलब थर्मल एनर्जी का, स्टेटिक मतलब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। पसीना आना अपने आप में ये प्रोसेस है या नहीं? पसीना आना बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन प्रोसेस हुई या नहीं हुई? सोचिए। यस सर। यस हाँ, अंदर हीट है, उससे हीट का अगर वो अंदर ही रहेगी तो वो डैमेज करेगी। तो क्यों ना उससे फैट को गलाने की कोशिश की जाए बॉडी का और उसको बाहर निकाल दिया जाए। तो वो एनर्जी फैट क्योंकि सॉलिड स्टेट में जमा होता है शरीर में, उसको लिक्विड बनाने में वो एनर्जी यूज हो गई, वरना वो टेम्परेचर डैमेज करेगा। तो हमारी रनिंग एक्सरसाइज की वजह से जब हम फिजिकल वर्क करते हैं काफी, तो बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है बॉडी में। वो थर्मल एनर्जी बॉडी से बाहर निकलनी जरूरी है। तो उस थर्मल एनर्जी से वो जो फैट सॉलिड स्टेट में है वो लिक्विड में आ जाएगा, और फैट का लिक्विड में आना ही पसीना है। पसीना चिपचिपा होता है नहीं बच्चों? यस यस। पसीना बाद में सोचिए चिपट जाए, सूख जाए तो हम नॉर्मली बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन चिपचिपा होता है ना। तो फैट रिड्यूस करने के लिए पसीना निकालना क्यों जरूरी है कहा जाता है? लेकिन थर्मोस्टेट प्रोसेस भी है। तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो गया, मेंटेन हो गया, वरना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कई सारे ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे। कितना शानदार सिस्टम है, सोचिए। तो मेरे ख्याल से कन्वर्शन, अब कन्वर्शन के बारे में जो छोटी सी हमारी समझ है वो क्लियर हो चुकी होगी आप लोगों को। यस यस सर। अच्छा, तो फिर अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडिएशन। रेडिएशन पे काफी काम है बच्चों, काफी डिटेल में हम रेडिएशन को पढ़ेंगे। रेडिएशन, तो रेडिएशन एनर्जी एमिट होती है किसी बॉडी से। तो हम थर्मल रेडिएशन की बात कर रहे हैं अभी, टेम्परेचर की वजह से किसी बॉडी से एनर्जी का एमिशन। तो लिखिएगा द एनर्जी एमिटेड बाई a body in the form of radiation by virtue of its temperature is called thermal radiation. तो हमारे यहाँ सबसे पावरफुल सोर्स क्या है रेडिएशन का ऑन अर्थ? सन। बिल्कुल ठीक है। रेडिएशन सभी से होता है बच्चों। आप लोग जाड़ों में आग तापते हैं? यस सर आग आपने जला दी और उससे आप थोड़ी दूरी पे बैठे हैं और उसके बाद भी आपको गर्म महसूस हो रहा है, तो ये एनर्जी एमिट हो रही है। इसकी जो थ्योरी है मैं एक्सप्लेन की, और उस पर हम बात करेंगे बाद में, रेडिएशन थ्योरी पे। अभी तो केवल यह है कि रेडिएशन है, और ये लिख देते हैं कि रेडिएशन के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। लिख लीजिए, यहाँ पर नई लाइन से ऐसे लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं सेंटेंस। फॉर कंडक्शन एंड कन्वर्शन a medium is always required. Always required. While for radiation
नो नीड ऑफ मीडिया। ठीक है, तो रेडिएशन हमारे पास आ चुका है। अब रेडिएशन के बाद बच्चों हम लोग कुछ शब्दों के बारे में जानते हैं। दो तीन शब्दों की दो तीन डेफिनेशन हम लिखेंगे। एक है एब्जॉर्प्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कोई सरफेस जितना एब्जॉर्ब कर सकती है, तो उसी के आधार पर एक डेफिनेशन बनेगी, लिखिएगा। अरे यार, एब्जॉर्बटेंस, दूसरा बनेगा रिफ्लेक्टेंस, हेडिंग है, एंड ट्रांसमिटेंस। हम इन तीनों को समझेंगे। कोई सरफेस पर जब रेडिएशन पड़ता है तो बच्चों तीन चीजें होती हैं। तो सरफेस कितनी मोटी पतली है, इससे भी फर्क पड़ता है। माना सरफेस ऐसी है, कोई बहुत ज्यादा मोटी नहीं है माना, तो बच्चों जब रेडिएशन पड़ता है तो उसका एक हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ एक हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है। तभी तो धूप में रखने पे कोई चीज गर्म होती है, और एक हिस्सा ऐसा भी होगा जो ट्रांसमिट हो जाएगा, ये इधर से निकल जाएगा। तो एक ही रेट के तीन टुकड़े हुए एनर्जी का कुछ परसेंटेज रिफ्लेक्ट होता है, कुछ ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ इससे पार निकल जाता है, दैट इज ट्रांसमिटेंस। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर ये जो सीट Yes. है ये काफी ज्यादा मोटी होगी तो ट्रांसमिट होना मुश्किल होता जाएगा। Yes. जो सीट है अगर ये बहुत मोटी होगी तो ट्रांसमिट होना मुश्किल होता जाएगा। एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्टेंस पड़ता है। तो बच्चों कोई सरफेस जितनी स्मूथ होती है उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। जितनी स्मूथ होती है, मैंने कहा, उतना रिफ्लेक्शन होता है, और जितने रफ होती है उतना एब्जॉर्प्शन होता है। मैंने आपको बताया था कि हम जो खाना बनाते हैं उन बर्तनों में बाहर से राख या मिट्टी का लेप क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो रफ हो जाती हैं तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है एनर्जी का। मैंने ऐसा कहा था आप लोगों से पूछने को, आपने में से किसी ने पूछा क्या? कहीं देखा या पूछा? नहीं किया होगा। आप शीशे में अपना चेहरा कैसे देख लेते हैं? सर लाइट पहले हमारे फेस पे टकराती है, फिर शीशे पे, फिर हमारी आंखों में। तो शीशा बहुत स्मूथ होना चाहिए ना, और पीछे से कोटिंग Yes. भी होती है ताकि रिफ्लेक्ट भी हो, मैक्सिमम ट्रांसमिट ना हो। अगर पीछे वाला शीशे में कुछ ना हो तो फिर देखना मुश्किल हो जाएगा या नहीं? Yes. अच्छा यार, न्यूज़पेपर में हमें अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखती? क्योंकि न्यूज़पेपर क्योंकि वो जो रफ कागज होता का बनता है बच्चों, वो बहुत एब्जॉर्प्शनटिव नेचर का होता है, बहुत रफ होता है। वो कागज की क्वालिटी भी देखिएगा अखबार में, आप पेन चलाएंगे इंक पेन तो इंक फैलती है, होता है नहीं ऐसा? है। Yes. हाँ, तो न्यूज़पेपर का जो पेपर होता है वो काफी रफ होता है, और जब रफ होगा तो वो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, तो हमें अपनी शक्ल नहीं दिखेगी। लेकिन वहीं पर स्टील की थाली में दिख जाएगी ना, धूप में बैठे तो अच्छा। Yes. साफ, क्योंकि वो काफी हद तक स्मूथ है। लेकिन वो इतनी भी नहीं है कि अंदर दिख जाए, तो कई बार इसीलिए शीशा चाहिए हमें, मिरर। तो अब आप समझ रहे होंगे कि सरफेस जितनी ज्यादा स्मूथ होगी उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, और जितनी ज्यादा रफ होगी उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? यस सर। Yes.
ठीक। तो बच्चों जो बहुत ज्यादा गर्म जगह हैं, जैसे हमारे राजस्थान में बीकानेर जैसलमेर वाला एरिया है, जैसलमेर बहुत गर्म है। तो वहां क्या है बच्चों, जब आप अपना घर बनाते हैं ना, किसी व्यक्ति ने मकान बनाया है, तो वो लोग कोशिश ये करते हैं मकान में कि छत में अगर लिंटर पड़ा हो या बाहर की दीवारें, तो टाइल लगवा देते हैं। हमारे यहाँ टाइल छत में और बाहर नहीं लगाते, हम अंदर लगाते हैं बच्चों, पूरी छत में, और चारों तरफ से पूरा मकान इतना स्मूथ बना देते हैं वो बाहर से, तो मैक्सिमम रेडिएशन जो पड़ता है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। समझ में आ रही है बात? यस भाई गर्मी बहुत है ना, हाँ सर। अगर वो रफ बना देंगे तो वो इतना एब्जॉर्ब कर लेगा कि रहना मुश्किल हो जाएगा उस जगह पर, वैसे ही ऑलरेडी बहुत गर्म है। तो वो अंदर चाहे जैसा भी बनाए रखें, लेकिन बाहर कोशिश है कि बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो चारों तरफ, छत और आउटर, वो ज्यादा जरूरी है। अब वहीं पर हम पहाड़ों में जैसे रहते हैं, हम लोगों के लिए सोचिए, हमारे यहाँ धूप जितनी आ जाए और मकान जितना एब्जॉर्ब करे वो अच्छी बात है। तो हमारे दीवारें और सब पड़े भी रहते हैं रफ काफी, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही करेंगे। तो मतलब इन शब्दों का मीनिंग समझ में आ रहा है ना? यस हाँ सर। सर। ठीक है, तो अब हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। फिर एक एक करके पहले डेफिनेशन लिखते हैं। और बच्चों इन तीनों का ये समझिए कि जो भी एनर्जी पड़ती है किसी सरफेस पर, अगर वो 100% है तो उसका 3 हिस्सों में बंटवारा हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ए, रिफ्लेक्शन आर, और ट्रांसमिशन टी, ART। और ए का परसेंटेज प्लस आर का परसेंटेज प्लस टी का परसेंटेज मिलाकर 100% हो जाएगा। फ्रैक्शन में कहोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इन पे थोड़ी सी बातचीत और करेंगे। तो पहले एक एक करके डेफिनेशन लिखते हैं। यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया होगा वैसे, सामान्य बातचीत। तो पहला हेडिंग, यस सर। एब्जॉर्बटेंस। एब्जॉर्बटेंस पे हेडिंग के लिए कहाँ गया भाई? देखिए, it is the ratio of amount of radiation amount of absorbed by the body in a certain time to the total amount of radiation incident on it. Radiation incident upon it in that time. तो आप इसे एब्जॉर्बिंग पावर भी कह सकते हो। तो एब्जॉर्बिंग पावर, एब्जॉर्बटेंस को आप ऐसे समझ लो, भाई कितना रेडिएशन पड़ा और कितना एब्जॉर्ब किया। तो ऊपर क्या है फॉर्मूले में जो डेफिनेशन में लिखा है, मैं ऐसे लिख देता हूं, रेडिएशन एब्जॉर्ब इन 1 सेकेंड। फिजिक्स में हम नॉर्मली यूनिट, रेडिएशन इंसिडेंट इन 1 सेकेंड।
तो अगर इसे मैं Q1 कह दूं तो इसे टोटल Q कह देता हूं, तो ये आपका अभी ये वाला हो जाएगा। इसको हम A से दिखाएंगे, एब्जॉर्बेंट पावर को स्मॉल a से। तो एब्जॉर्बेंट पावर भी टोटल अगर आपके पास Q है तो उसका एक हिस्सा Q1, समझ रहे हैं ना? यस ठीक। तो बच्चों अब इसी तरह से रिफ्लेक्टिंग पावर क्या होगी, सोचो तो। रेडिएशन रिफ्लेक्टेड इन 1 सेकंड अपॉन रेडिएशन इंसिडेंट। हाँ, मतलब प्लीज ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए सब लोग, कि अब रिफ्लेक्टेंस में आप यहां पर क्या आएगा, केवल रिफ्लेक्टेड। तो आप जो रिफ्लेक्ट हुआ और उसे आप रिफ्लेक्टेंस को R नाम दे देंगे और उसको Q2 अपॉन Q कह देंगे। ऐसा बना लेंगे आप लोग। ट्रांसमिटेंस को Yes, sir. यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड ही जो क्या आ जाएगा, ट्रांसमिट कितना हुआ। ट्रांसमिटेड। डिनोमिनेटर तो हर बार वही रहेगा और आप उसे Q3 अपॉन Q कह देंगे। तो आप इसे सेकंड इक्वेशन और इसे थर्ड इक्वेशन आप बना लीजिए लैंग्वेज खुद ही। तो एनर्जी कंजर्वेशन से Q इक्वल टू क्या होगा, Q1 plus Q2। ठीक है ना? Yes, sir. तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन Q प्लस Q2 अपॉन Q प्लस Q3 अपॉन Q, मतलब A प्लस R प्लस T। तो A प्लस R प्लस T 1 हो जाएगा पूरा। समझ में आ गया होगा? Yes, sir. यस हाँ, तीनों बना लीजिए। तो ये हो गया हमारे पास। तो बना लिया आप लोगों ने इतना। Yes, sir. तो एब्जॉर्बिंग पावर क्या होती है, तो जितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है अपॉन टोटल जितना रेडिएशन पड़ा सरफेस पर। और रटने की जरूरत नहीं है ना, डेफिनेशन क्लियर हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा रिफ्लेक्टिंग पावर क्या होती है, तो जितना रिफ्लेक्ट हुआ अपॉन जितना इंसिडेंट हुआ। ट्रांसमिटिंग पावर क्या है, ट्रांसमिटेंस क्या है, जितना ट्रांसमिट हुआ अपॉन जितना इंसिडेंट हुआ 1 सेकेंड। अगर आपको ये क्लियर है तो अभी इसको लेक्चर को यहीं पर क्लोज करते हैं और इसके बाद में अब आपको ब्लैक बॉडी प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज और किरचॉफ लॉ पे काम करवाना दिखाता हूँ। देखते हैं कहां तक बात आगे बढ़ती है। तो इसको यहीं पर रखते हैं, ठीक है? कुछ कहना तो नहीं है किसी को? चलिए ठीक है। No, sir.